जय हिंद साथियों, आपका लवली जी की ट्रिक में फिर से स्वागत है। जो कि आज अपने टॉपिक पे बात करेंगे राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप अपने करेंगे नक्शे के अंदर याद। आपको नक्शा पहले भरना आना चाहिए राजस्थान का, फिर नदियां आपको याद रहेंगी। मैं आपको नक्शे और ट्रिक के साथ पूरी याद करवाऊंगा। तो आज अपना टॉपिक रहने वाला है राजस्थान की नदियां। बात करेंगे अपने राजस्थान की नदियां। राजस्थान की नदियां बहुत आसान और बड़े ट्रिक के साथ और नक्शे में याद तीनों की तरह के तौर पर देख के चलेंगे अपनी इसको। तो राजस्थान में बात करता हूं नदियां। नदियां तीन प्रकार की है राजस्थान में। राजस्थान में नदियां कितने प्रकार की हैं? तीन प्रकार की नदियां हैं। एक नदी वो एक आती है आंतरिक प्रवाह क्रम की नदी। कौन से? आंतरिक प्रवाह की नदी। आंतरिक प्रवाह की नदी। दूसरी बात करूं तो अरब सागर की नदी। कौन सी? अरब सागर की नदी। अरब सागर की नदी। तीसरी बात करूं तो वहीं बंगाल की खाड़ी वाली नदी रहती है। बंगाल की खाड़ी की नदियां। ये तीन रहती हैं राजस्थान के अंदर। इनका मतलब क्या है वो जानते हैं। आंतरिक प्रवाह की नदियां जो है नदी जो कहीं से भी उद्गम हो और मरुस्थल में जाके उसका अंत हो जाए, ये आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां कहलाती हैं। कहीं से भी शुरू उनका उद्गम हो, कहीं से भी उद्गम हो और उनका अंत कहाँ हो? मरुस्थल के अंदर उनका उद्गम हो। मरुस्थल के अंदर उनका उद्गम हो, वह आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां कहलाती है। बात करें अरब सागर की, कहीं से भी इनका उद्गम हो, कहीं से भी इनका उद्गम हो, लेकिन अंत में इनका पानी कहां जाना चाहिए? अरब सागर के अंदर जाना चाहिए। अरब सागर के अंदर वह नदियां जो इसमें पानी गिराती है वह अरब सागर नदियां कहलाती। बंगाल की खाड़ी में लेके जाने वाली नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी कहलाता है। अब बात करते हैं अपने आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां। किसकी बात करेंगे? आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियों के बारे में बात करने वाले। तो पहले देखेंगे अपने आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां। कौन सी? आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर एग्जाम में इनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, बात कर रहा हूं मैं आंतरिक प्रवाह क्रम की नदी। कौन कौन सी नदियां आती है जो अपने इनको ट्रिक के साथ देखते हैं। इसकी ट्रिक रहती है घर में काका रूपी सास। काका रूपी सास क्या ट्रिक रहती है? घर में काका रूपी सास। एक दो बार बोलिए, आपको याद हो जाएगा। घर में काका रूपी सास, घर में काका रूपी सास, घर में काका रूपी सास, घर में काका रूपी सास। गय से बनता है गगर नदी। कौन सी बनती है? गगर नदी बनती है। रै से बनती है रूपनगढ़। कौन सी नदी बनती है? रूपनगढ़ नदी बनती है। मैं से मेधा नदी बनती है। कौन सी? मेधा नदी बनती है। इसी को ही मेंढाम नदी कहा जाता है। का से काकड़ी नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? काकड़ी नदी कहते हैं। का से कातली नदी। क्या? कौन सी? का से कातली नदी। का से कातली नदी। रू से रूपनगढ़ नदी आ जाती है। रू से रूपनगढ़ नदी होती है। सा से साबी। सा से साबी। ये इंपॉर्टेंट नदियां जो आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियां रहने वाली है। फिर से देखिए, घर में काका रूपी सास, घर में काका रूपी सास। गै से गगर नदी बनती है। रै से रूपनगढ़ बनती है। मैं से मेधा नदी बनती है। का से काकड़ी नदी बनती है। का से कादरी नदी बनती है। फिर देखिए, रू से रूपनगढ़ बनती है। सा से साबी नदी बनती है। ये जो कि आंतरिक प्रवाह क्रम की एक शॉर्ट ट्रिक थी। इनमें कौन कौन सी नदियां आती है? इनमें से क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से आंतरिक प्रवाह क्रम की नदी कौन सी है या कौन सी नहीं है, या आंतरिक प्रवाह क्रम की नदियों को सुमेलित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब अपने बात करते हैं एक एक नदी के ऊपर। आंतरिक प्रवाह क्रम की पहले सबसे बड़ी नदी की पर बात करेंगे। सबसे बड़ी लंबी नदी है इसके अंदर गगर नदी। बात करते हैं अपनी पहली नदी के ऊपर। पहली नदी रहने वाली है अपनी गगर नदी। कौन सी है? गगर नदी पर बात करेंगे। गगर नदी पर बात करेंगे, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रहती है। आपके सामने, आपके पास
आपके पास नक्शा होने चाहिए, जो कि 50 या 30-40 रुपए के वो 50 नक्शे आते हैं, वो आपके पास होने चाहिए। आपको नक्शे के अंदर पूरे जिले याद होने चाहिए। हर जिले के अंदर अपने न्यू नदी निकालेंगे, वो नदी नक्शे के अंदर ही याद रहेगी। कम से कम वो ले आपको जिले याद नहीं है तो फर्स्ट दिन आप उनको देख देख के भरिए, सेकंड दिन थोड़ा कम देखिएगा, तीसरे दिन उनको फिर आप बिना देखे भरने की जरूर कोशिश करें। इसी तरह आपको नक्शे भी याद हो जाएंगे। नक्शे के अंदर जिले याद हैं तो फिर आपको नदी बहुत आसान तरीके से याद होंगी। अब बात करता हूं मैं घग्गर नदी के ऊपर। घग्गर नदी के ऊपर अपने नक्शा के अंदर ये इस तरह के दो जिले दिखाई दे रहे हैं आपको। उत्तर दिशा की ओर दो जिले दिखाई दे रहे हैं। एक तो है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर दिखाई दे रहा है। नक्शे के अंदर आपको गंगानगर दिखाई दे रहा है। क्या देखें? गंगानगर और हनुमानगढ़। ये रहने वाला है गंगानगर और ये रहने वाला है हनुमानगढ़। दो जिलों के अंदर से ये नदी निकलती है। दो जिलों के अंदर से नदी निकलती है। अब आप क्या कीजिएगा? डॉट लगाइए। 1 2 3 4 4 राजस्थान से 12 डॉट लगाइएगा और वहीं अंदर हनुमानगढ़ के 5 डॉट लगाओ। 1 2 3 4 और 5 डॉट आप हनुमानगढ़ जिले के अंदर लगा लीजिए। उसके बाद 3 डॉट गंगानगर जिला के अंदर लगाइए। 3 डॉट गंगानगर जिले के अंदर लगाइए और एक लास्ट पॉइंट जो पाकिस्तान में ये नदी चली जाती है वहां लगाइए। अब ये डॉट देखिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डॉट आप नक्शे के अंदर यूं लगा लो। नदी पूरी कंप्लीट हो जाएगी यहां से। तो पहले डॉट पर काम करेंगे। पहले डॉट पर पूछा जाएगा इसका उद्गम। घग्गर नदी का उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम पूछ लिया जाए तो इसका उद्गम होता है हिमाचल प्रदेश के शिवालिका की पहाड़ियों से। कहां से? शिवालिका की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? शिवालिका की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो वही दूसरा टॉपिक आ जाता है। जिस टॉपिक पर बात करूं, इस बिंदु पर बात करूं, इस बिंदु के ऊपर यहाँ चंडीगढ़ शहर भी बसा हुआ है। कौन सा शहर है? चंडीगढ़ शहर घग्गर नदी के ऊपर बसा हुआ है। आगे बात कर ली जाए तो यहाँ हरियाणा के अंदर ही बनवाली सभ्यता है। कौन सी? बनवाली सभ्यता इसी के ऊपर है। बनवाली सभ्यता इसी के ऊपर है। और यहाँ बात किया जाए नेक्स्ट बिंदु के ऊपर तो यहाँ ओटू झील पड़ती है। कौन सी? ओटू झील पड़ती है। ओटू झील आपसे पूछ लिया जाए तो ये सिरसा के अंदर है। कहाँ है? सिरसा के अंदर है। सिरसा के अंदर ओटू झील है। वहीं ये राजस्थान में प्रवेश करती है नदी। तो यहाँ हनुमानगढ़ जिले के अंदर इस बिंदु के ऊपर टिब्बी नामक तहसील। कौन सी? टिब्बी नामक तहसील और तलवाड़ा नामक गांव के अंदर से प्रवेश करती है। घग्गर नदी राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ के अंदर टिब्बी नामक तहसील व तलवाड़ा नामक स्थान से प्रवेश करती है। और वहीं अगला बिंदु पर बात करूं तो हनुमानगढ़ से इसी नदी के ऊपर बसा हुआ है। हनुमानगढ़ से इसी नदी के ऊपर बसा हुआ है। और इसी के अंदर बात कर ली जाए तो बटनेर दुर्ग भी हनुमानगढ़ के अंदर बसा हुआ है। हनुमानगढ़ के अंदर है बटनेर दुर्ग और इसी नदी के ऊपर ही बसा हुआ है। यहाँ साथ में देख ली जाए तो कालीबंगा सभ्यता भी यही है। कालीबंगा सभ्यता भी घग्गर नदी के ऊपर है। कालीबंगा के साथ साथ बात की जाए तो यहाँ रंगमहल सभ्यता भी आती है। कौन सी आती है? रंगमहल सभ्यता भी इसी के ऊपर है। रंगमहल सभ्यता भी इसी के ऊपर है। उसके बाद ये हनुमानगढ़ में कंप्लीट होकर गंगानगर जिले के अंदर प्रवेश करती है। तो गंगानगर जिले के अंदर पहले सूरतगढ़ के अंदर पहुंचती है। कहां पहुंचती है? सूरतगढ़ के अंदर पहुंचती है। सूरतगढ़ से अधिक वर्षा होने के बाद ये अनूपगढ़ में चली जाती है। कहां चली जाती है? अनूपगढ़ में चली जाती है। और इसका अंतिम छोर पूछ लिया जाए, घग्गर नदी का अंतिम छोर कौन सा है? तो ये अनूपगढ़ के अंदर नई बिंजोर। कौन सी? नई बिंजोर। इसको वहां 27A भी बोला जाता है।
27A भी बोला जाता है। और नई बिजोर के अंदर लैला मजनू का मेला लगता है। लैला मजनू का मेला भरा जाता है, जो कि यहाँ प्रेमी जोड़े बहुत आते हैं। प्रेमी जोड़े इस मेले में बहुत आते हैं, जो कि उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो वहीं ये नदी कंप्लीट होने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। पाकिस्तान में लास्ट बिंदु फोर्ट आवास पर पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? फोर्ट आवास पर पहुंच जाती है। फोर्ट आवास पर पहुंच जाती है। इसके आगे बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हकरा बोला जाता है। प्रवाह क्षेत्र को हकरा बोला जाता है। हकरा का नाम दिया हुआ है। फिर से बात करें, इस गगर नदी की बात कर रहा था। गगर नदी राजस्थान के अंदर 2 जिलों में प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ और गगननगर के अंदर। तो इसका उद्गम की बात करें तो पहला बिंदु था अपना हिमाचल प्रदेश की शिवालिका की पहाड़ियों से प्रवेश करती है। वहीं दूसरे बिंदु पर बात करूं तो चंडीगढ़ शहर इसी नदी पर स्थित है और बनवाली सभ्यता भी इसी पर स्थित है। वहीं सिरसा के अंदर ओटू झील है। ओटू झील इसी नदी के ऊपर है। तो बात की जाए, ये राजस्थान के अंदर टिब्बी नामक तहसील तलवाड़ा नामक स्थान में से प्रवेश करती है और हनुमानगढ़ शहर इसी नदी पर आ जाता है। बड़नेर दुर्ग भी इसी नदी के ऊपर है। कालीबंगा सभ्यता भी यही है और रंगमहल सभ्यता भी इसी नदी के ऊपर है। उसके बाद ये गंगानगर के अंदर सूरतगढ़ तहसील में प्रवेश करती है। सूरतगढ़ के आगे अनूपगढ़ में चली जाती है। अनूपगढ़ का लास्ट बिंदु इस नदी का तो नई बिंदु 27A है, जहां लैला मजनू का बहुत अच्छा मेला लगता है। वहां से ये पाकिस्तान फोर्ट आवास में पहुंच जाती है। अब इसकी नदी के उपनाम देख लीजिए, थोड़े उपनाम हैं इस नदी के। उपनाम है इसके अंदर। इसको नाली क्षेत्र भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नाली बोला जाता है। मर्द नदी बोला जाता है। नट नदी बोला जाता है और सरस्वती नदी बोला जाता है। सरस्वती नदी बोला जाता है। दोस्वती नदी बोला जाता है। ये इसके प्रमुख नाम रहने वाले हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई है 465 किलोमीटर। कितनी है? 465 किलोमीटर इसकी लंबाई रहने वाली है। आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी है। आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे लंबी नदी है और ये हिमालय पर्वत का लाने वाली पानी सिर्फ एक मात्र नदी है। हिमालय पर्वत का पानी लाने वाली एक मात्र नदी है। और इसमें बात कर लिया जाए, ज्यादा इंपॉर्टेंट ही ये दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ बात करता हूँ अपनी गगर नदी यहाँ कंप्लीट होती है। गगर नदी इसी तरह आप नक्शे में 1-2 बार खुद मनाइए, फिर देखिए मजे की बात आप कभी नहीं भूलोगे। दूसरी नदी रहने वाली दोस्तों के पास, अपने पास दूसरी नदी है काकनी नदी। कौन सी? काकनी नदी। काकनी उपनाम है इसके, काकण्य। वहीं इसको मसूरदी नदी बोला जाता है। मसूरदी नदी बोला जाता है। अब राजस्थान के अंदर नक्शे के अंदर आप देखिए, पश्चिम दिशा की ओर एक बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर। ये नदी जैसलमेर के अंदर ही इसका उद्गम होता है और ये जैसलमेर के अंदर ही लुप्त हो जाती है। जैसलमेर जिले के अंदर आप 3 डॉट बनाइए, 1 2 3 डॉट बनाइए तो इसका उद्गम पहला लिखिए। उद्गम कहां से होता है? उद्गम कहां से होता है? तो उद्गम होता है कोटड़ी गांव से। कहां से? कोटड़ी गांव जैसलमेर से ही इसका उद्गम होता है। कोटड़ी गांव जैसलमेर से इसका उद्गम होता है। यहाँ से शुरू होने के बाद यहाँ भुज झील के अंदर पानी लेके जाती है अपना। कहाँ? भुज झील के अंदर से, भुज झील के अंदर पानी लेके जाती है। भुज झील के अंदर लंच और इसका मीठा खाड़ी के अंदर जाके लुप्त हो जाती है। कहाँ? मीठा खाड़ी के अंदर जाकर लुप्त हो जाती है। मीठा खाड़ी के अंदर जाके लुप्त हो जाती है। फिर देखिए काकनी नदी की बात कर रहे थे। इसके काकनिया इसका उपनाम है। मसूरदी नदी इसी को बोलते हैं। क्षेत्रफल की सबसे दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। ये जैसलमेर के अंदर काकनी नदी है। अब याद रखो इसको, काकनी काकड़ियों, काकनी काकड़िया, काकनी काकड़िया। काकड़ी कहाँ होते हैं? टिब्बों पर होते हैं, मरुस्थल के अंदर होते हैं। तो सबसे ज्यादा मरुस्थल जैसलमेर के अंदर है। वैसे याद रखना है इसको दोस्तों।
ट्रिक तो चीज बना बताइए। ये आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे छोटी नदी, आंतरिक प्रवाह क्रम की सबसे छोटी नदी ये 17 किलोमीटर अंदर, 17 किलोमीटर के अंदर अंदर रहती है। जैसलमेर से इसका उद्गम होता है और अंत कहाँ होता है, जैसलमेर के अंदर ही होता है। मात्र एक ऐसी नदी जो एक ही जिले में बहने वाली नदी है, वो कौन सी है, कांकड़ी नदी है। कौन सी है, कांकड़ी नदी है। ये अपनी 2 नंबर की नदी कंप्लीट। कातली। अब अपने बात करते हैं यहाँ तीसरी नदी के बारे में। तीसरी नदी रहने वाली है कातली नदी। कौन सी, कातली नदी रहने वाली है। इसी को ही मौसमी नदी बोला जाता है। कौन सी बोला जाता है, मौसमी नदी, इसी को ही बोला जाता है। इसको देखिए नक्शे के अंदर अपने कैसे याद करनी है। तो प्यालानुमा आकृति का एक राजस्थान का जिला है, कौन सा है, सीकर। वहीं इसी के साथ रहने वाला एक जिला है झुंझुनू। कौन सा है, झुंझुनू। प्यालानुमा आकृति का सीकर है, साथ में इसके झुंझुनू है। तो सीकर के अंदर 2 डॉट लगाइए, 2 लगाइए झुंझुनू के अंदर, 2 लगाइए झुंझुनू के अंदर। अब 2 डॉट लगाइए। तो पहले डॉट पे बात करता हूं उद्गम की। किसकी, उद्गम की। इस नदी का उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम होता है खंडेला से। खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ी सीकर से। कहां से, सीकर से इसका उद्गम होता है। खंडेला की पहाड़ी इसका सीकर से उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद ये झुंझुनू जिले में चली जाती है। कहां चली जाती है, झुंझुनू जिले के अंदर चली जाती है। इसी नदी के ऊपर गणेश्वर से बहता है। इसी नदी के ऊपर गणेश्वर से बहता है। इसी नदी के ऊपर गणेश्वर से बहता है। तो ये झुंझुनू जिले में प्रवेश करने के बाद इसी के ऊपर सुनारी से बहता है। कौन सी है, सुनारी से बहता इसी नदी के ऊपर है। सुनारी से बहता इसी नदी के ऊपर है। तो ये मंडेला में जाकर लुप्त हो जाती है। मंडेला झुंझुनू के अंदर ही लुप्त हो जाती है। कहाँ होती है, मंडेला के अंदर लुप्त हो जाती है। कांतली नदी थी। कांतली को मौसमी के नाम से जाना जाता है। उद्गम पूछ लिया जाए तो खंडेला की, और लुप्त कहाँ होती है, मंडेला। खंडेला मंडेला, याद रखना, खंडेला मंडेला, खंडेला मंडेला। उद्गम कहाँ से होता है, खंडेला से होता है, और लुप्त कहाँ होती है, मंडेला के ऊपर जाके खत्म होती है। तो बीच में पूछ लिया जाए कि इसके अंदर सभ्यता कौन सी है, गणेश्वर सभ्यता है, एक सुनारी सभ्यता है। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता और सुनारी सभ्यता कांतली नदी के ऊपर रहने वाली नदी है। और ये आंतरिक प्रवाह क्रम की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। आंतरिक प्रवाह क्रम की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है। 100 किलोमीटर के अंदर बहती है। 100 किलोमीटर के अंदर बहती है। और इसके बहाव क्षेत्र को तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। और ये झुंझुनू जिले को समान 2 भागों में विभाजित करती है। झुंझुनू जिले को समान 2 भागों में विभाजित करती है। ये दोस्तों थी अपनी अब 4 नंबर पर रहने वाली दोस्तों अपनी नदी है साबी नदी। कौन सी है, साबी नदी पर बात करेंगे अपनी। साबी नदी आंतरिक प्रवाह क्रम की चौथी नदी पर आ गई अपनी। चौथी नदी साबी नदी पर बात करते हैं। तो ये जयपुर के अंदर, अपनी राजधानी जयपुर के अंदर, उसी के पास जिला लगने वाला अलवर। कौन सा जिला लगने वाला, अलवर के अंदर 2 जिलों के अंदर बहने वाली नदी है। पहले देखिए आप डॉट लगाइए जयपुर के अंदर। जयपुर से अंदर बहती हुई सीधी हरियाणा में चली जाती है। ये नदी कहाँ चली जाती है, हरियाणा के अंदर चली जाती है। तो इसका उद्गम स्थान देखते हैं। उद्गम स्थल होता है, इसका उद्गम स्थल देखें तो इसका उद्गम स्थल है सेवर की पहाड़ियों से। कहां से, सेवर की पहाड़ियों से निकलती है। सेवर की पहाड़ियां, सेवर की पहाड़ियां कहाँ है, सेवर की पहाड़ियां जयपुर के अंदर है। कहाँ है, जयपुर के अंदर है। याद रखेंगे, देखिए से साबी से सेवर क्या है, से साबी से सेवर, से साबी से सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और इसी नदी के ऊपर जोधपुर से बहता है। कौन सी है, जोधपुर से बहता इसी नदी के ऊपर बनी हुई है। जोधपुर से बहता इसी नदी के ऊपर बनी हुई है। ध्यान रखना दोस्तों, जोधपुर से बहता जोधपुर के अंदर नहीं है, जबकि जयपुर के अंदर है और साबी नदी के ऊपर है। कहाँ है, साबी नदी के ऊपर है।
ये प्रमुख इसके अंदर और अलवर के अंदर कुछ नहीं रहने वाला है। ये लास्ट बिंदु गुड़ग्राम या गुड़गांव हरियाणा के अंदर चली जाती है, हरियाणा के अंदर चली जाती है। तो वहीं जाकर नसबगढ़ झील के अंदर अपना जल गिराती है, नसबगढ़ झील के अंदर जाकर अपना जल गिराती है। ये उत्तर दिशा की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है, उत्तर दिशा की ओर बहने वाली एकमात्र नदी है। और ये प्रमुख नदी पूछ ली जाए आपसे, क्या प्रमुख नदी पूछ ली जाए तो ये प्रमुख नदी अलवर की रहने वाली है। किसकी है? अलवर की रहने वाली नदी है, अलवर की नदी रहने वाली है। प्रमुख नदी पूछ ली जाए तो साथी प्रमुख नदी किसकी है? अलवर जिले की है, अलवर जिले की प्रमुख नदी रहने वाली है। ये नदी भी कंप्लीट होती है दोस्तों। एक बार फिर से देखिए, जयपुर और अलवर के अंदर ये नदी बहती है। जयपुर के अंदर सहस से सेवर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, जोधपुर से बहता इसी की नदी के ऊपर है। और बात करते हैं अलवर के अंदर बहती हुई गुड़ग्राम हरियाणा के अंदर नसबगढ़ झील में जाकर अपना जल गिराती है। प्रमुख नदी पूछ लिया जाए तो अलवर की प्रमुख नदी है दोस्तों। ठीक है, एक भी कंप्लीट होती है। बात करेंगे 5 नंबर रूपा रेल की। किसकी करेंगे? रूपा रेल नदी की भी बात करने वाले हैं। रूपा रेल की आंतरी प्रवाह क्रम की 5वीं नदी देखिए रूपा रेल। तो रूपा रेल का उपनाम देखिए क्या है, उपनाम पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इस नदी को लसवारी नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लसवारी नदी, लसवारी नदी व वराह नदी बोला जाता है। अब नक्शे के अंदर देखिए एक गिलहरी नुमा आकृति का जिला रहने वाला है। गिलहरी नुमा आकृति का रहने वाला जिला भरतपुर है। कौन सा है? भरतपुर है। और उसी के पास यहाँ अलवर जिला है। कौन सा है? अलवर जिला है। अलवर जिला रहने वाला है। अलवर जिला में एक डॉट लगाइए, फिर डॉट आप 3 यहाँ लगाइए। भरतपुर के अंदर, भरतपुर के अंदर 3 1 4 डॉट लगा लीजिए। क्या? 4 डॉट लगा लीजिए। तो इसका उद्गम पूछ लिया जाए, क्या उद्गम पूछ लिया जाए तो थानागाजी तहसील उदयनाथ की पहाड़ियों से। कहां से? उदयनाथ की पहाड़ियों से, हाथ की पहाड़ियों से, उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो याद रखेंगे तरीका देखिए। रूपा रेल तो थाने वाले बनाते हैं। क्या करते हैं? रेल तो थाने वाले बनाते हैं। ट्रिक इसकी याद रखिए, रेल तो उल्टा काम करोगे तो रेल तो थाना बनाई सी, उल्टा काम करोगे तो रेल तो थाना में बना सी। याद रखिए। तो रूपा रेल जहां भी आपको दिखाई दे रहे तो आपको थाना याद आ जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? थाना याद आ जाना चाहिए। तो रूपा रेल का उद्गम थानागाजी तहसील से होता है। वहीं जाके ये भरतपुर जिले के अंदर प्रवेश करती है, भरतपुर जिले के अंदर प्रवेश करती है। भरतपुर जिले के अंदर यहाँ सीकरी बांध बना हुआ है। कौन सा? सीकरी बांध बना हुआ है। सीकरी बांध बनने के बाद ये आगे नेक्स्ट आ जाती है मोती झील। कौन सी आती है? मोती झील में अपना जल गिराती है। मोती झील के अंदर अपना जल गिराती है। इसी नदी के ऊपर नौहे सभ्यता है। कौन सी है? नौहे सभ्यता इसी के ऊपर है। नौहे सभ्यता इसी के ऊपर है। लास्ट और अंतिम छोर इसी के ऊपर डिंग महल बना हुआ है। कौन सा? डिंग महल इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। डिंग महल इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। फिर से देखिए, बात कर रहे थे अपने रूपा रेल नदी की। रूपा रेल नदी की बात की जाए तो इसके उपनाम रहने वाले लसवारी नदी या इसे ब्रहा क्षेत्र बोला जाता है, ब्रहा नदी बोला जाता है। उद्गम पूछ लिया जाए तो रेल तो थाने वाले बनाते हैं, रेल तो थाने वाले बनाते हैं। तो थानागाजी तहसील उदयनाथ की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। अलवर के अंदर बहने के बाद ये भरतपुर जिले के अंदर प्रवेश कर जाती है। भरतपुर के अंदर इसी नदी के ऊपर सीकरी बांध बना हुआ है।
सीकरी बांध बना हुआ है, उसके बाद मोती झील इसी के ऊपर है, नौहर सभ्यता इसी के ऊपर है और ढिंग मेल भी इसी के ऊपर रहने वाला है। तो दोस्तों ये थी अपनी रूपारेल नदी। 6 नंबर पर रहने वाली नदी अपने पास है मेंथा नदी। कौन सी है? मेंथा नदी है, जो इसको अपने नक्शे के अंदर देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहती है ये नदी। मेंथा या मेंढा बोला जाता है, इसको मेंढा बोले भी बोला जाता है, मेंथा या मेंढा नदी भी बोला जाता है। अब देखिए ये अपनी राजधानी जयपुर के अंदर से इसका उद्गम होता है और नागौर के अंदर जाने के बाद यहाँ से ये इसका उद्गम होता है। मैं से मेंथा नदी याद रखना, मैं से मनोहरपुर थाना याद रखना, मनोहरपुर थाना, मैं से मेंथा, मैं से मनोहरपुर थाना, मैं से मेंथा, मैं से मनोहरपुर थाना। उद्गम होता है मनोहरपुर थाना से। मनोहरपुर थाना पड़ता है जयपुर के अंदर। वहां ये जाके फिर आगे जाती है ये नदी, आगे जाती है नागौर के अंदर प्रवेश करती है, नागौर के अंदर लूणवा जैन तीर्थ स्थल इसी नदी के ऊपर है, लूणवा जैन तीर्थ स्थल इसी नदी के ऊपर है। फिर ये नदी सांबर झील में अपना जल गिराती है, सांबर झील के अंदर अपना जल गिराती है। फिर देखिए बात कर रहा था मेंथा नदी के ऊपर, मैं से मेंथा, मैं से मनोहरपुर थाना, मैं से मेंथा, मैं से मनोहरपुर थाना। मनोहरपुर थाना जयपुर के अंदर इसका उद्गम होता है। जयपुर के अंदर ये झील नागौर के अंदर, नदी नागौर के अंदर चली जाती है। नागौर के अंदर जाने पर एक इसके ऊपर लूणवा जैन तीर्थ स्थल स्थित है। उसके बाद ये सांबर झील के अंदर जल गिराती है। कहाँ गिराती है? सांबर झील के अंदर जल गिराती है। वहीं नीचे जिला रहने वाला है एक अजमेर। कौन सा रहने वाला है? अजमेर जिला रहने वाला है। इसके बाद अजमेर जिला रहने वाला है। अजमेर जिले के बाद मैं बात कर लूं, यहाँ एक नदी निकलती है रूपनगढ़। कौन सी है? रूपनगढ़ नदी की बात कर रहा हूं, रूपनगढ़ नदी की बात कर रहा हूं मैं, रूपनगढ़ नदी की बात कर रहा हूं। इस रूपनगढ़ नदी का उद्गम होता है कुचिल नामक स्थान से, कुचिल नामक स्थान से इस नदी का उद्गम होता है। कहां से होता है? कुचिल नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। इसी के ऊपर सलेमाबाद संप्रदाय की पीठ है। किसकी है? सलेमाबाद निर्वाक संप्रदाय की पीठ इसी के ऊपर स्थित है। संप्रदाय पीठ इसी के ऊपर स्थित है। फिर ये सांबर झील के अंदर अपना जल गिराती है, सांबर झील के अंदर अपना जल गिराती है। बात कर रहा था मैं रूपनगढ़ नदी की। किसकी? रूपनगढ़ नदी की बात कर रहा था। अजमेर जिले के अंदर कुचिल नामक स्थान से उद्गम होता है, वहां से ये नदी निकलती है। तो सलेमाबाद निवास संप्रदाय की पीठ इसी नदी के ऊपर है, रूपनगढ़ नदी के ऊपर है और फिर अपना जल ये सांबर झील के अंदर गिराती है। ठीक है दोस्तों, 7वीं नदी थी अपनी रूपनगढ़। बात करते हैं अपने राजस्थान की जो अरब सागर की नदियों पर बात करेंगे। किस पर करेंगे? अरब सागर की नदियों पर बात करेंगे, अरब सागर की नदियां। अब इसकी ट्रिक क्या रहती है, इसके अंदर कौन कौन सी नदियां आती हैं वो देखते हैं। इसकी ट्रिक देखिए क्या रहने वाली है। बहुत बार क्वेश्चन आता है अरब सागर की नदी इनमें से कौन सी है, या आंतरिक प्रवाह नदी कौन सी है, या बंगाल की खाड़ी की इनमें से कौन सी है, या कई बार सम्मिलित करने के लिए पूछ लिया जाता है। तो अपने को ट्रिक के साथ याद रखिए। ट्रिक देखिए क्या है। मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा, नहीं तो सांप खा जाएगा। कई बार अपन टापरा खिलाता हो, कई बार बच्चे को खिलाते हो आप, तो टापर कई बार सो को नहीं, नींद को नहीं, सो जा बाबड़ा सो जा, बिल्ली आ जाएगी, होगड़ो आ जाएगो। वो होगड़ो हो कि आज तक को समझाओ। मैं तो नहीं कहने, एक बाबू है मालू नाम को, की है छोटा सा बच्चा है मालू नाम को। मैं तो भी नहीं कहूँ सो जा बाबू नहीं तो सांप खा जाएगा, मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा, मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा। अब देखिए इनके अंदर से कौन कौन सी नदियां रहने वाली है। तो महा से बात करता हूं, माही नदी बहुत इंपॉर्टेंट।
माँ से माही नदी, लू से लूणी नदी, लू से लूणी नदी, लू से लूणी नदी। अरब सागर की ये दो ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं, इनको आप ध्यान पूर्वक पढ़ लीजिए, बाकी तो इसके अंदर या इसकी साइड नदियों में आ जाएगी। एक दो होगी वो मैं आपको बता दूं, बहुत आसान है, लेकिन ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके अंदर से ही क्वेश्चन आते हैं। सो से आती है सोम नदी, कौन सी आती है? सोम नदी। जा से बनती है जाखम नदी, कौन सी? जाखम नदी। ये नदियों के नाम आपको जरूर याद होने चाहिए दोस्तों। माँ से बनता है माही, लू से बनता है लूनी, सो से बनता है सोम नदी, जा से बनता है जाखम नदी। नहीं तो खाली रहने वाला है, कुछ नहीं है यहाँ तो, नहीं तो साइलेंट रहने वाला है। सा से बात करें तो साबरमती नदी आती है, कौन सी आती है? साबरमती नदी आती है। इसी सा से याद रखना एक सरस्वती का नाला भी है, सरस्वती का नाला याद रखना इसी सह से। खा से बात की जाए तो खा से खारी आ जाती है, कौन सी आ जाती है? खारी आ जाती है, खा से खारी आ जाती है। जाएगा, जा से बात करूं तो, जा से बात करूं तो, जा से बात करूं तो जोजड़ी नदी आ जाती है, कौन सी आ जाती है? जोजड़ी नदी आ जाती है। उसी के साथ बात कर ली जाए तो जा से जवाई नदी भी आ जाती है, कौन सी नदी आ जाती है? जवाई नदी भी आ जाती है। ये हमारी अरब सागर की ट्रिक रहने वाली थी। क्या ट्रिक का नाम था? मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगा, मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगो, मालू सोजा नहीं तो सांप खा जाएगो। बस दो तीन बारी बोलो याद हो जाए, मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगो, मालू सो जा नहीं तो सांप खा जाएगा। तो माँ से माही नदी, लू से लूणी नदी, सो से सोम नदी, जा से जाखम नदी, सा से साबरमती रहने वाली है, उसी सह से सरस्वती का नाला भी याद रखना है। खा से खारी नदी आ जाती है, और जाएगा तो जा से याद रखनी है, जा से दो नदियां, जा से जोजड़ी और जय से जवाई नदी भी याद रखनी है। ये हमारी ट्रिक थी। अब इन पर एक एक नदी पर अपन बात करते हैं और नक्शे के अंदर याद करेंगे। आप अपना नक्शा निकाल लीजिएगा। अपने अपनी इंपॉर्टेंट नदी रहने वाली है लूनी नदी। किस पे बात करेंगे? लूनी नदी पर बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है। अब आपके सामने नक्शा है, नक्शे के अंदर अजमेर जिला है, कौन सा? बीच में राजस्थान का हद है, अजमेर पे जाइए, अजमेर के नीचे बिल्कुल एक बिंदु लगा लीजिए, उसके बाद थोड़ा अजमेर के ऊपर एक बिंदु और लगा लीजिए। फिर इस नदी को फिर नागौर जिले के अंदर लेके जाइए, नागौर जिले के अंदर लेके जाइए। उसके बाद इसको वापस यूं पाली जिले के अंदर ले आइए। कहा? पाली जिले के अंदर लेके आइए। पाली जिले के अंदर आ जाने के बाद इस नदी को आप वापिस जोधपुर में लेके जाइए। कहां? जोधपुर में लेके जाइए, जोधपुर जिले के अंदर लेके चले जाइए। जोधपुर के अंदर जाने के बाद ये नदी बाड़मेर जिले में, बिल्कुल बाड़मेर जिले के अंदर ले आइए। कहां? बाड़मेर जिले से होती हुई जालोर, नीचे अब जालोर जिले के अंदर लेके आ जाइए। जालोर के अंदर आने के बाद बिल्कुल गुजरात में कच्छ की खाड़ी में ये नदी गिर जाती है। किसके अंदर? कच्छ की खाड़ी के अंदर गिर जाती है, कच्छ की खाड़ी के अंदर जाके गिर जाती है ये नदी। तो ये नदी बहने वाली अजमेर में, अजमेर से इसका उद्गम होता है। उसके बाद बात करूं तो अजमेर के अंदर ही बिंदु ये दूसरा रहने वाला है। फिर ये नागौर के अंदर चली जाती है, फिर पाली जिले के अंदर आती है। पाली के बाद आप दो बिंदु लगाइए। कहां? जोधपुर के अंदर, जोधपुर के अंदर दो बिंदु लगा लीजिए। फिर बात करूं बाड़मेर, बाड़मेर के अंदर चार बिंदु लगाइए। आप कितने? चार बिंदु लगा लीजिए। कितने? चार बिंदु लगा लीजिए। अब ये नदी पूरी इसके अंदर आ जाएगी। इसी पर अपने बात करते हैं। तो इसका पहले बात करूं तो इसका रहने वाला स्थान है उद्गम। उद्गम कहां से होता है? उद्गम की बात करें तो अजमेर के अंदर अन्ना सागर झील से, अन्ना सागर झील से नाग की पहाड़ियां, कहां से? नाग की पहाड़ियों से, नाग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, नाग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उसके बाद बात करूं तो ये नदी गोविंदगढ़ नामक स्थान पर चली जाती है, गोविंदगढ़ नामक स्थान पर चली जाती है। अब बात की जाए तो लूणी नदी के उद्गम पर इसको साबरमती के नाम से जाना जाता है, साबरमती के नाम से जाना जाता है। लूणी नदी का उद्गम स्थान से
उद्गम स्थान से इसको साबरमती के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी को उद्गम से लेकर गोविंदगढ़ नामक स्थान तक इस नदी को साकरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? साकरी के नाम से जाना जाता है। ये नदी नागौर जिले से होती हुई पाली जिले में प्रवेश करती है। पाली जिले में प्रवेश करने के बाद जोधपुर के अंदर जसवंत सागर बांध बना हुआ है। कौन सा? जसवंत सागर बांध बना हुआ है। जसवंत सागर बांध बना हुआ है। दूसरे बिंदु की बात करूं तो ये दूसरा बिंदु खेजड़ली खुर्द के नाम से जाना जाता है। खुर्द के नाम से जाना जाता है। तो बात यहीं से मैं करूं तो नागौर जिले से इस बिंदु लगाई, एक नागौर जिले के अंदर इस जिले से एक नदी निकल के आती है जो लूनी के अंदर खेजड़ली खुर्द नामक स्थान में आके मिल जाती है। इस नदी का नाम रहने वाला है जोजड़ी नदी। कौन सा? जोजड़ी नदी रहने वाला है। जोजड़ी नदी रहने वाला है। जोजड़ी नदी की उद्गम की बात की जाए तो उद्गम इसका होता है नागौर जिले से पाड़ुला गांव से। पाड़ुला नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। वहां से उद्गम होने के बाद ये जोधपुर के अंदर लूनी नदी खेजड़ी खुर्द नामक स्थान में आके मिल जाती है। फिर बात करूं तो ये बिंदु रहने वाला है गोड़ा गांव। कौन सा? गोड़ा गांव रहने वाला है। इस बिंदु की बात करूं तो ये बिंदु बालोतरा नामक स्थान रहने वाला है। बालोतरा नामक स्थान रहने वाला है। इस नदी को आदि मीठी व आदि खारी के नाम से जाना जाता है, जो कि ये नदी यहाँ से चलकर बालोतरा तक तो मीठी रहती है, उसके बाद ये नदी खारी हो जाती है। उसके बाद बात की जाए इस बिंदु का, ये गुड़ा मलानी नामक स्थान है। कौन सा? गुड़ा मलानी नामक स्थान है। उसके बाद बात की जाए तो लास्ट एंड अंतिम छोर देखा जाए तो बाड़मेर के अंदर तिलवाड़ा नामक स्थान यहीं पर है। उसके बाद ये नदी बाड़मेर से होती हुई जालोर के अंदर चली जाती है। कहां चली जाती है? जालोर के अंदर चली जाती है। जालोर के अंदर इस तरह एक निशान लगा लीजिए और इसके अंदर इसके बहाव क्षेत्र को दिखा दीजिए। क्या कीजिए? बहाव क्षेत्र को दिखा दीजिए। बहाव क्षेत्र को जालोर के अंदर इस नदी के बहाव क्षेत्र को रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। ये थी लूनी नदी जो मैंने आपको नक्शे के अंदर याद करे। फिर से देखिए, इसका उद्गम होता है अजमेर जिले के अंदर से अन्ना सागर झील नाग की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। ये अजमेर के अंदर गोविंदगढ़ नामक स्थान तक जाती है। तो इसके उद्गम को, इस नदी को साबरमती के नाम से जाना जाता है और उद्गम स्थल से लेकर गोविंदगढ़ नामक स्थान के बीच में इस नदी को साकरी नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बात करूं तो ये अजमेर के बाद नागौर जिले में चली जाती है। नागौर जिले से होती हुई पाली जिले में आती है। पाली जिले से बात करूं तो ये जोधपुर नामक स्थान में चली जाती है। जोधपुर जिले के अंदर चली जाती है। जोधपुर जिले के अंदर दो बिंदु आते हैं। पहला तो जसवंत सागर बांध और उसी बाद बात कर ली जाए तो दूसरा बिंदु रहने वाला है खेजड़ी खुर्द। इसी के अंदर यहाँ नागौर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है जोजड़ी। क्या नाम है? जोजड़ी नामक स्थान। और इसका जोजड़ी नदी का उद्गम पूछ लिया जाए तो पाड़ुला की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद खेजड़ी खुर्द में लूनी के अंदर मिल जाती है। फिर ये बाड़मेर नामक स्थान पर चली जाती है। बाड़मेर में पहला बिंदु गुड़ा है, दूसरा बालोतरा है, तीसरा गुड़ा मलानी, चौथा तिलवाड़ा है। तिलवाड़ा के बाद ये जालोर जिले में चली जाती है। जालोर जिले में इसके बहाव क्षेत्र को रेल या नाड़ा के नाम से जाना जाता है। फिर ये नदी कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। अब बात करते हैं पाली जिले के अंदर पूरे लास्ट में एक बिंदु लगाइए। उसके बाद पाली जिले के अंदर एक बिंदु यहाँ लगा लीजिए। उसके बाद ये नदी गुड़ा नामक स्थान के अंदर आके मिल जाती है, लूनी के अंदर आके मिल जाती है। इस नदी का नाम रहने वाला है जवाई नदी। कौन सी है? जवाई नदी रहने वाला है। जवाई नदी रहने वाला है। अगर जवाई नदी का उद्गम पूछ लिया जाए, जवाई नदी का उद्गम पूछ लिया जाए तो पाली जिले के अंदर बाली तहसील के गोरिया नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। कौन सा होता है? गोरिया नामक स्थान से इसका उद्गम होता है। तो याद रखने का ट्रिक देखिए,
कि पाली के अंदर बाली, पाली की लुगाई, पाली की लुगाई बाली क्या है, गोरी है। पाली की लुगाई बाली जो क्या है, गोरी है। अब आगे बात कर ली जाए इस बिंदु के अंदर, ये भी पाली, इस बिंदु पर जवाई बांध रहने वाला है। कौन सा, जवाई बांध रहने वाला है। जवाई बांध इसी नदी की उपस्थित है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जवाई किसका है, तो पालिया का है। जवाई पालिया है। जवाई किसका है, पालिया का है। जवाई किसका है, पालिया का है। इस तरह आपको ये ट्रिक के साथ याद रखना है। फिर ये नदी लूनी के अंदर बाड़मेर जिले के गुड़ा नामक स्थान में मिल जाती है। अब अजमेर जिले में आप वापस आइए। अजमेर जिले में एक बिंदु यहाँ लगा लीजिए, उसके बाद एक बिंदु यहाँ लगा लीजिए, उसके बाद ये नदी गोविंदगढ़ के अंदर आके मिल जाएगी। गोविंदगढ़ जिले के अंदर आके मिल जाएगी। अब इसकी बात करूं मैं, तो यहाँ ये नदी रहने वाली है सरस्वती का नाला। सरस्वती का नाला, कौन सा, सरस्वती का नाला। तो इसका उद्गम की बात करूं तो इसकी उद्गम होता है पुष्कर की पहाड़ियों से। कहां से, पुष्कर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। पुष्कर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। तो इसी के अगर बात करूं तो आगे बिंदु रहने वाला है यहाँ पुष्कर झील है। पुष्कर झील के अंदर यह नदी पानी उपलब्ध करवाती है। पुष्कर झील रहने वाली है। पुष्कर झील रहने वाली है। अब बात कर ली जाए तो एक तो सरस्वती के नाले की नदी की बात होगी, दूसरी हमारे पास जोजरी नदी आ जाती है, तीसरी हमारे पास जवाई नदी आ जाती है, चौथी सबसे बड़ी लूनी नदी। ये यहाँ लूनी नदी कंप्लीट होती है। अब इसके कुछ उपनाम के बारे में जानते हैं। अब उपनाम की बात की जाए तो उपनाम इसके रहने वाले हैं, उपनाम रहने वाले हैं पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी मरुस्थल की गंगा व मारवाड़ की गंगा। कौन सी, मारवाड़ की गंगा, मारवाड़ की गंगा। और बात की जाए तो गोड़वा प्रदेश की नदी, गोड़वा प्रदेश की नदी, ये इसके उपनाम रहने वाले हैं। अगर इसकी बात की जाए तो कालिदास ने लूनी नदी को अंत सलीला के नाम से उपाधि दी है। अंत सलीला के नाम से उपाधि दी है। अंत सलीला के नाम से उपाधि दी है। इस नदी की कुल लंबाई की बात की जाए तो इसकी कुल लंबाई आपसे पूछ ली जाए तो 495 किलोमीटर है। 495 किलोमीटर है। जबकि राजस्थान में बहने वाली नदी, पूरी राजस्थान के अंदर लंबाई पूछ ली जाए, राजस्थान में इसकी लंबाई पूछ ली जाए तो 330 किलोमीटर रहने वाली है। 330 किलोमीटर रहने वाली है। अब इस नदी की मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो मैंने आपको नक्शे के अंदर याद करवा दी है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नक्शे के अंदर बार बार ट्राई कीजिएगा, ये हमेशा आपको याद रहेगी। ठीक है दोस्तों, अब अपनी बात करते हैं नेक्स्ट नदी की। अब अपनी नदी रहने वाली है माही, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माही नदी की बात करेंगे अपने, किसकी बात करेंगे, माही नदी की बात करेंगे। आपको नक्शे के अंदर दक्षिण दिशा के अंदर डूंगरपुर व बांसवाड़ा दो जिले दिखाई दे रहे होंगे, वहां चलिए। अब अपने पास देखिए एमपी, इस साइड अपना राज्य है, एमपी पर एक डॉट लगा लीजिए। फिर बांसवाड़ा के अंदर बिल्कुल डॉट बाउंड्री के ऊपर जैसे लाइन बनी है उसी के ऊपर एक बिंदु लगा लीजिए। उसके बाद बांसवाड़ा के अंदर ही एक बिंदु लगाइए। फिर ये बिंदु प्रतापगढ़ से चलती हुई, प्रतापगढ़ की सीमा को छूती हुई एक बिंदु यहाँ लगाइए। फिर ये डूंगरपुर जिले के अंदर चली जाती है। कहाँ चली जाती है, डूंगरपुर जिले के अंदर चली जाती है। डूंगरपुर जिले जाने के बाद ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। खंबात की खाड़ी में जाके अपना पानी गिरा देती है। खंबात की खाड़ी में अपना पानी गिरा देती है। इस नदी की उद्गम की बात की जाए तो अमूमोर की पहाड़ियां धार जिला एमपी से इसका उद्गम होता है।
अमोमूर की पहाड़ियां दार जिले से इसकी एमपी से इसका उद्गम होता है। ये नदी बात की जाए तो ये नदी बांसवाड़ा के खादू गांव से प्रवेश करती है। राजस्थान के अंदर खादू गांव से प्रवेश करती है। खादू गांव पर फिर ये नदी आगे जाने पर इसी नदी के ऊपर कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। कौन सा? कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। इसके आगे बात करें तो यहाँ एक माही ज्वार सागर बांध रहने वाला है। कौन सा? माही सागर बांध रहने वाला है। माही सागर बांध रहने वाला है। माही सागर बांध रहने वाला है। उसके आगे बात की जाए तो यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ एक त्रिवेणी संगम बनता है डूंगरपुर के अंदर। इधर आपका ऊपर दिखाई दे रहा होगा उदयपुर राजस्थान जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ फुलवारी की नाल से एक नदी की उद्गम होती है। फुलवारी की नाल से एक नदी के उद्गम होते हैं जिसका नाम है सोम नदी। कौन सी नदी है? सोम नदी। सोम नदी का आपको उद्गम पूछ लिया जाए तो उदयपुर की फुलवारी की नाल से इस नदी का उद्गम होता है। फुलवारी की नाल से इस नदी का उद्गम होता है। तो दूसरी साइड बात की जाए, यहाँ प्रतापगढ़ जिला आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रतापगढ़ जिले से एक नदी निकलती है जाखम। कौन सी है? जाखम नदी निकलती है। तो जखम तो प्रताप के हो गए थे। किसके? जखम तो महाराणा प्रताप के हो गए थे। इस तरह याद रखिए इस नदी को। तो प्रतापगढ़ से नदी निकलती है। जाखम निकलने के बाद लूणी के अंदर आके मिल जाती है। तो यहाँ आके ये तीनों नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। त्रिवेणी संगम जहाँ तीन नदियां आके मिलती हुआ त्रिवेणी संगम कहलाता है। अब आगे बात की जाए तो यहाँ बीकाबाई सांगवाड़ा। कौन सी? बीकाबाई सांगवाड़ा नहर यहाँ से निकलती है। बीकाबाई सांगवाड़ा नहर यहाँ से निकलती है। अगले बिंदु पर बात करूं तो यहाँ दाऊदी संप्रदाय की पीठ रहने वाली है। दाऊदी संप्रदाय की गलियाकोट, यहाँ नामस्थान है गलियाकोट से दाऊदी संप्रदाय की यहाँ पीठ रहने वाली है। ये नदी की ही जो अपने कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु पड़े अपने। अब इसके आगे बात करते हैं माही नदी के उपनाम वगैरह और कुछ सहायक नदियां भी पढ़ लेंगे इसकी और कितनी किलोमीटर है, कितनी रहने वाली है। अब माही नदी के उपनाम की बात करते हैं। क्या करते हैं? उपनाम की बात करते हैं। तो उपनाम की बात की जाए तो इसे आदिवासियों की गंगा व काठल की गंगा, उसके नाम से जाना जाता है। काठल की गंगा, बांगड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। बांगड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसी नदी को दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। स्वर्ण रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए कि सुजलाम व सुफलाम क्रांति का संबंध किस नदी से रहने वाला है? तो वह नदी है माही नदी। कौन सी नदी है? माही नदी है। ये सब इंपॉर्टेंट इसके नाम रहने वाले हैं। अगर इस नदी की बात की जाए तो कुल लंबाई की बात कर लूं, कुल लंबाई अगर पूछ ली जाए, इस नदी की कुल लंबाई रहने वाली है 576 किलोमीटर। कितनी? 576 किलोमीटर रहने वाली है। जबकि राजस्थान के अंदर 171 किलोमीटर रहने वाली है। कितनी? 171 किलोमीटर रहने वाली है। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, माही किसको पुकारा जाता है? माही नदी कुल कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी का नाम था। किसका? महेंद्र सिंह धोनी का नाम था। जो स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं उनको याद रहेगी। कैसे? कि माही ने 171 रन मारे थे। कितने? 171 रन मारे थे। माही ने 171 रन बनाए थे। कितने? 171 रन बनाए थे। अब बात कर ली जाए तो यहां से कर्क रेखा गुजरती है। क्या की जाती है? कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा
गुजरती है। अब इसके अंदर देखिए बिंदु रहने वाला है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, एक तो यहां से एक यहां से, ठीक है। तो माही नदी कर्क रेखा को, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती, कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। और अंग्रेजी वर्णमाला के यू और वी, उल्टे यू और उल्टे वी की आकृति की रहने वाली है। अंग्रेजी वर्णमाला के उल्टे यू और उल्टे वी की आकृति की रहने वाली नदी है। ठीक है दोस्तों, ये थी माही नदी जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको ट्रिक के साथ और नक्शे के अंदर याद करवाई है। अब कोई 2-4 की छोटी नदी रह जाती है। अब अपने बात कर लेते हैं कि थोड़ी आपको सहायक नदियां भी बता देता हूं। सहायक नदियों पर बात की जाए तो वो भी ट्रिक के साथ अपने देखते हैं। अब माही नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं। माही नदी की सहायक नदियों पर बात करते हैं। माही नदी की सहायक नदियों पर बात करते हैं। तो इसकी ट्रिक रहने वाली है, क्या ट्रिक रहने वाली है? ए सोम, अब चुप रह जा, ए सोम, अब चुप रह जा। अब इसकी बात करें तो ए से बनती है एराव नदी। कौन सी? एराव नदी बनती है। एराव नदी की बात कर ली जाए तो इसके बाद आती है ईश नदी। कौन सी? ईश नदी आ जाती है। उसके बाद यहाँ से सोम नदी निकलती है। कौन सी? सोम नदी। सोम नदी के बाद ऐसे अनास नदी। कौन सी? ऐसे अनास नदी बन जाती है। ऐसे अनास नदी निकल जाती है। फिर ये चुप से चाप नदी, है से हरण नदी, जा से जख्म नदी। कौन सी? जा से जख्म नदी निकलती है। तो ए सोम, अब चुपचाप रह जा। ए सोम, अब चुपचाप रह जा। ए से अराव नदी आती है, ई से ईश नदी आती है, सोम से सोम नदी आती है, ए से अनास नदी आती है, चू से चाप नदी आ जाती है से हरण नदी आ जाती है, जा से जख्म नदी आ जाती है। ये माही नदी की कुछ सहायक नदियां थी जो इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं अब अपनी अगली नदी रहने वाली है साबरमती नदी। कौन सी? साबरमती नदी रहने वाली है। अगर आपने साबर नदी की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जिलों की नगरी के नाम से जाने जाने वाला जिला कौन सा है? उदयपुर। उदयपुर एक डॉट लगा होगा, उदयपुर के अंदर जिलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इसी के अंदर यहाँ एक डॉट लगा लीजिए। फिर इस नदी को गुजरात के अंदर जाने के बाद ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। अब ये छोटी छोटी नदियां रहने वाली है, बिल्कुल खंबात की खाड़ी में चली जाती है। तो बात करूं इस नदी का नाम है साबरमती नदी है। तो इसका गांव उद्गम पूछ लिया जाए तो पादरलू गांव से। कहां से? पादरला गांव से। पादरलू या पादरला गांव से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है? पादरलू या पादरला गांव से इसका उद्गम होता है। फिर ये खंबात की खाड़ी में चली जाती है। इस नदी में कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बिल्कुल छोटी छोटी नदियां रहने वाली हैं, ये उदयपुर जिला है। कौन सा है? उदयपुर जिला है। बहुत शानदार जिला है, कभी घूम के आना। ठीक है दोस्तों, ये थी अपनी अरब सागर की नदी। अब अपना 2 पार्ट हो चुका है, तीसरा पार्ट रहने वाले बंगाल की खाड़ी की नदियां, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक व शेयर जरूर करें। धन्यवाद।